जिन्होंने कई कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके चौधरी देवीलाल जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लाखों की संख्या में लोग, जिनमें बुजुर्ग भी थे, नौजवान साथी भी थे, माताएं बहनें भी थी, बड़ी संख्या में कैथल में पहुंच करके जहां चौधरी देवीलाल जी के प्रति उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहीं देश और प्रदेश में एक संदेश दिया कि अब हरियाणा से जहां देश में परिवर्तन की शुरुआत होगी, वहीं विधानसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से परिवर्तन किया जाएगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर के आएंगे। ये लाखों लोगों की मौजूदगी थी जो इस बात को स्टैंप कर रही थी, मोहर लगा रही थी कि अब हम बदलाव की ओर आगे बढ़े, बड़ा बदलाव लाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आज चौटाला साहब के साथ विचार विमर्श करके हमने नए सिरे से, क्योंकि हमारी प्रदेश की जो है यूनिट जो थी वो काफ़ी दिन से डिसॉल्व की हुई थी, आज नए सिरे से फिर हम अपने प्रदेश की यूनिट को अलग अलग साथियों को अलग अलग जिम्मेवारी लगे, वो अलग अलग पदों पे बैठ करके पार्टी के संगठन को मजबूत करे। वहीं क्योंकि इलेक्शन ईयर है और इस इलेक्शन ईयर में वो अपनी बड़ी जिम्मेवारी निभाने का काम करे, इसलिए चौटाला साहब से विचार विमर्श के बाद आज एक फैसला हुआ कि प्रदेश के सत्र पे फिर से चौधरी नफे सिंह राठी को हमने अपना पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी हमने अपनी यूनिट जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, उसका अध्यक्ष भी आज नया नियुक्त किया है। समरपाल चौधरी समरपाल है, बागपत के रहने वाले हैं, जिनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं उसके साथ साथ मुझे पहले प्रदेश के सत्र के ऊपर जनरल सेक्रेटरी के पद की जिम्मेवारी थी, अब वो जिम्मेवारी मुझे राष्ट्रीय सत्र पे दी गई है। और उसके साथ साथ चौधरी नफे सिंह राठी जी को चौटाला साहब ने जहां नियुक्त किया है हरियाणा प्रदेश के प्रधान पद पे, वही इनकी जिम्मेवारी लगाई है कि वो अपने सत्र के ऊपर डिस्ट्रिक्ट प्रधान भी और अपनी स्टेट की बॉडी का भी जल्दी से जल्दी उनको नियुक्तियां करने का काम करे, ताकि संगठन को आगे बढ़ाने में अलग अलग जिम्मेवारियां लोगों की लगाई जा सके। वहीं आज एक नई चीज सरकार के सामने आई है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया है, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे वो कोई स्टेट सिलेक्शन का हो, हमेशा एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और बड़ी हैरानी की बात है, अब की बार 100 पोस्ट थी पब्लिक सर्विस कमीशन की, उन 100 के अगेंस्ट बुलाना तो चाहिए था 300 लोगों को। पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी मर्जी से फैसला ले लिया कि जिसके 45% से कम नंबर होंगे हम उसको पास ही नहीं मानेंगे, और 45% की पाबंदी लगा करके 61 लोगों को पास किया गया है। 100 को नियुक्त करना था, 61 को पास किया है। इसका मतलब सीधा है इनका कि अभी उनके साथ बार्गेनिंग करेंगे इंटरव्यू के दौरान, और बार्गेनिंग करके
एक एक पोस्ट को करोड़ों करोड़ों रुपए में बेचने का काम करेंगे। पहली बात तो ये जो इनका फैसला ये गलत था कि 45% की इन्होंने रोक लगाई। पास तो 35% वाला होता है। अगर किसी के ज्यादा नंबर आएंगे तो ऊपर चला जाएगा, अगर किसी के कम रहेंगे तो वो नीचे की पोस्टों पे जो अलाइड पोस्ट है उन पे आ जाएगा। लेकिन ये मनमर्जी जो है पहली बार देखी है कि अपनी मर्जी से फैसला लेकर के बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी उसमें देखने वाली बात यह है कि एक भी शेड्यूल कास्ट को उसमें जगह नहीं मिली है। मतलब किस तरह से इन्होंने रिजल्ट तैयार किया है। जो रिजर्व पोस्टें हैं ये कहीं ना कहीं उन रिजर्व पोस्टों को खत्म करके अपनी मनमर्जी से वहां पे नियुक्तियां करना चाहते हैं। कितना अंधा खाता है कि सरकार अपनी मनमर्जी से अब तो पब्लिक सर्विस कमीशन में लोगों के नतीजे कैसे निकालने हैं उसके लिए भी अपनी मर्जी के फैसले करते हैं। वहीं उसके साथ साथ आज प्रदेश के अंदर लोगों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है मुआवजा राशि को लेकर के है। जो पीछे बारिश हुई थी, अब गुलाबी सुंडी की जो मार पड़ी है, खास करके सरसा जिला, हिसार जिला, फतेहाबाद जिला जहाँ नरमे और कपास की खेती है, जींद जिला, वहाँ एक गुलाबी सुंडी का बहुत बड़ा प्रकोप है। किसी खेत में तो कपास जो है 5 क्विंटल भी है, 10 क्विंटल भी है एकड़ की, और कई खेत ऐसे भी हैं जो बिल्कुल खाली हो गए, जहां सरकार को वहां तुरंत इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए था, गिरदावरी करनी चाहिए थी, स्पेशल किसान को राहत पहुंचानी चाहिए थी। वहां उसकी अनदेखी कर रहे हैं और उसकी स्पेशल गिरदावरी करने की बजाय उसकी बात को सुन नहीं रहे। पहले भी इन्होंने जो बारिश की वजह से फसलें खराब हुई थी, जिन फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए था, मुख्यमंत्री ने बारी बारी ये बात दोहराई थी कि हम जो है इसका बड़ा मुआवजा देने का काम करेंगे, और उसमें बताया जा रहा था 7,000, 12,000, 15,000 देंगे, लेकिन कोई स्पेशल गिरदावरी नहीं हुई। इसकी वजह से आज भी जहां पानी खड़ा है, कुछ इलाका आज भी ऐसा है जहां बारिश का पानी आज भी खड़ा है, खास करके फतेहाबाद में, जिसका मैंने विधानसभा में भी जिक्र किया था। आज भी हजारों एकड़ फसल जो है वहां पानी में डूबी हुई है, पानी खड़ा है, जिसमें आगे गेहूं की फसल की बिजाई भी होना संभव नहीं है। सरकार को तुरंत वो पानी भी निकालना चाहिए और उनकी मुआवजा देकर के मदद भी करनी चाहिए। एक बार फिर आप सबकी तरफ से आप सबका तो स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और उसके साथ साथ आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि जो लोग चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस में आए और जिन लोगों ने बहुत मजबूती के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत दी, उनसे उम्मीद करता हूं कि वो संगठन को बड़ा बनाने में और बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां निभाने का काम करेंगे। और हम 15 अक्टूबर से फिर नए सिरे से अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं, और जो यात्रा 15 अक्टूबर से लेकर के अगला विधानसभा का चुनाव जब तक घोषित नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको पूरे प्रदेश में इसी तरह से जारी रखेंगे। 90 के 90 हलकों में फिर यात्रा को लेकर के जाएंगे और फिर लोगों से मिलने का काम करेंगे।
नहीं, गांव ज़्यादा है। इस बार हमने गाड़ियों से रथ यात्रा का कार्यक्रम बढ़ाया। एक एक दिन में 15 से 20 गांव में जाऊंगा। पहले तो एवरेज 7-8 गांव थी, लेकिन अब जो यात्रा शुरू करेंगे उसमें रोजाना एवरेज 15 से 20 गांव हम कवर करेंगे। उसमें रास्ते में जो शहर आएगा वो भी कवर करेंगे, जो कोई कस्बे आएंगे वो भी कवर किए जाएंगे। अभी तक जो यात्रा हुई थी उसको लेकर के आपका क्या कहना है? हमने जब यात्रा शुरू करी थी तो लोग हमारे से पूछते थे यात्रा की तारीख कि कब शुरू होगी है। और जब शुरू करी तो ये भी कहा गया था कि ये 4 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, ये 4 दिन नहीं चल पाएंगे, 40 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। हमने अपनी यात्रा पूरी करी, 4000 किलोमीटर का सफर तय किया, 2000 के करीब शहर गांव और कस्बों में जाकर के आए। लाखों लोगों से मैं पर्सनली मिला, उनकी क्या क्या दिक्कत और कठिनाइयां हैं, हर गांव की, शहर की, कस्बे की जानकारी ली। और उसके साथ साथ उस यात्रा का आपने प्रभाव देखा, असर देखा कि चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस के ऊपर लाखों लोगों ने, क्योंकि उस यात्रा के दौरान हम जिन लोगों से मिले उन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। उसी का नतीजा था कि चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस के ऊपर लाखों की संख्या में लोग आए थे। लोगों की कोई गिनती नहीं कर सकता था। जो जगह हमने उनके बैठने के लिए निर्धारित करी थी वो जगह बहुत छोटी पड़ गई थी। जितने लोग अंदर थे उससे 2-3 गुना लोग जो है बाहर थे। 20-20 किलोमीटर का जाम था। अब हम इसको इसी तरह से आगे जारी रखेंगे और परिवर्तन यात्रा तब तक चलेगी जब तक पूर्ण रूप से परिवर्तन प्रदेश में नहीं आ जाएगा। जी जी, आपको कोई निमंत्रण नहीं दिया हमने ना, कोई मेल नहीं करी। पूछो कांग्रेस वाले से क्यों नहीं आए, आप उनसे पूछो क्यों नहीं आए। हमने तो उनको निमंत्रण दे दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपनी जेब मिटा रहा है। इस रैली के बाद, इस सम्मान दिवस के बाद कौन जमीन तलाश रहा है, इस बात का फैसला लोगों ने सम्मान दिवस रैली में आके कर दिया था। हुड्डा तो भाजपा के एजेंट के रूप में काम करता है और अब से नहीं, लगातार पिछले 9 वर्ष से कर रहा है। जब भी कोई मौका आता है ये भारतीय जनता पार्टी की मदद शरेआम करता है। अब भी इसका ये कहना कि हम 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम है, 10 की 10 पे तो ये पीछे भी चुनाव लड़े थे और बाप बेटा दोनों लड़े थे, फिर जीत के नहीं आए। फिर क्यों हार का सामना करना पड़ा इनको। ये तो भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए इस किस्म के बयान देता है। हमने जिन नेताओं को बुलाया सिवाय कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सब आए थे। और हमारी जो सोच थी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से सत्ता से बाहर किया जाए, इसके लिए सबको निमंत्रण दिया जाए। लेकिन हमारी एक सोच उससे पहले और भी रही है। हमने ये भी खुल करके कहा था कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस तीसरा मोर्चा बने, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी जो है ये नेशनल पार्टियां उनको उभरने नहीं देना चाहती है, उनको खत्म करना चाहती है।
सारी अगर क्षत्रिय पार्टियां इकट्ठी हो जाएगी तो फिर सत्ता का परिवर्तन तो अपने आप हो जाएगा, फिर कौन रोकेगा। चौधरी देवीलाल ने जनता दल बनाया था, गैर भाजपा थी, गैर कांग्रेस थी, उसने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था कि नहीं किया था। अगर क्षत्रिय पार्टियां अपनी अपनी स्टेट में मजबूत और सारे अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो ना कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी ना फिर भाजपा की जरूरत पड़ेगी किसी को, फिर ये दोनों पार्टियां सत्ता से दूर चली जाएंगी। सर आपने कैथल के अंदर इलेक्शन तो अभी डिक्लेयर होने दो, अभी तो डिक्लेयर में भी समय है। हम अब सबसे पहले तो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में मैं जोन के सत्र पे जाऊंगा, उसके कार्यक्रम तय हो रहे हैं, 15 तारीख से शुरू करूंगा और जहां 15 तारीख से लेकर के लगातार एक एक गांव में जाकर के आऊंगा, वहीं संगठन कैसे मजबूत हो, संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों से मिलूंगा। जब पार्टी का संगठन मजबूत होता है, जिस पार्टी के संगठन मजबूत हो, जिस पार्टी में डिसिप्लिन हो, उसको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेसियों की तो दाढ़ी हाथ जूतियों में बटती है। जिनका ये पवन जिक्र कर रहा था, बोले हम जमीन तलाश रहे, उनने पूछो तुम कौन सी गलियों में घूम रहे हो, क्या तुम तो रोजाना एक दूसरे को गाली देते हो, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हो, तुम्हारे पे लोग कैसे विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। तुम तो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हो क्या। सर जेजेपी भी उत्साहित है, सीकर के अंदर उन्होंने जो रैली की है उसको लेकर। ऐसी रैली आप भी करो, आप भी उत्साहित हो जाओगे। आपने वीडियो देखे कि नहीं देखे, देखे होंगे कैसे महिलाएं और बच्चे जो है बिल खिला रहे थे। एक नई चीज और मुझे पता चली, ये तो पंचकुला की बात है तुम्हारे। पंचकुला से 3 बस ले गए, उन बसों में जिनको बैठा के ले गए उनसे 1000-1000 रुपये ले लिए इन्होंने। बोला तुम्हें 3 रात एक बना के दे दिया, 3 रात का खाने पीने का पैकेज कि 1000 रुपया लगेगा, 3 रात का पैकेज है, आपको खाटू श्याम जी रे सालासर धाम दोनों दिखा के लाएंगे। लोगों ने 1000-1000 रुपये भी दिए पड़पल्ले से, इन्होंने तो उनकी जेब भी काट ली। इससे बड़ा उत्साह कैसे हो सकता है। ये तो बड़ा आसान काम शुरू कर दिया इन्होंने पैसे इकट्ठे करने का। मुझे लगता है ये एक रैली और जल्दी करेंगे, क्योंकि फिर ये कहीं ना कहीं कमाई करेंगे उसमें। इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर इनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस ढंग से औरतें रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, उसके बाद भी अगर आप ये कहते हो कि वो उत्साहित है, तो फिर मेरी ख्याल आपको पूछते हुए दिक्कत हो रही है कोई ना कोई। उन्होंने कहा ना कि राजस्थान में भी ताला जो है उनकी चाबी से ही खुलेगा, इसलिए आप ये तो पूछते वो औरतें और बच्चे क्यों रो रहे थे, ये पूछा कि नहीं पूछा आपने उनसे। आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई ना, तो फिर अभी तक उत्साह का कैसे पता चल गया आपको। मैंने बताया ना कि फिर तो ये उत्साहित होते तो फिर तो मेरे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अब तो उनको उनके डोल का पता लग रहा है। अभी तुम अगर जाओगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, कोई ना कोई खड़े होके पूछ लेगा, थारा दिवालिया पिट गया, क्या जवाब दोगे। कोई एक आधा तो हिम्मत करता होगा पूछने की। जिस तरह मेरे से पूछ लेते वैसे उनसे पूछते हो कि नहीं पूछते हो, या डरते हो सरकार से। सर जो CET ग्रुप 56-57 की जो परीक्षा हुई उसके अंदर भी एक नई चीज निकली है, मामला कोर्ट के अंदर गया। अब परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, जो परीक्षा दे चुके हैं सर उनके 7800 के सामाजिक आर्थिक मापदंड के जो अंक है वो अब काट लिए जाएंगे। कैसे देखते हैं, जबकि हाई कोर्ट ने कहा था मेरिट लिस्ट जो है वो आप ठीक से तैयार करके लाइए, लेकिन डबल बेंच में राहत मिली। ये मुख्यमंत्री जो है, जब इसका पास कोई काम नहीं होता, खाली समय होता है, तो ये देखता है लोगों को परेशान कैसे किया जाए। उसके लिए फिर ये बैठा बैठा कोई ना कोई नई शरारत ढूंढता है। कोई दिन ऐसा बताओ मुझे आप जिस दिन मुख्यमंत्री कोई घोषणा ना करता हो।
एक दिन का भी अखबार बता दो जिस दिन ये खबर नहीं है मुख्यमंत्री की कि मैंने आज लोगों के लिए काम कर दिया। एक भी काम जो आज तक इसने अनाउंस किया है उसको कंप्लीट किया तो बता दो, कोई एक काम कंप्लीट किया। आज तक की जितनी घोषणाएं हैं जो अखबार में ये घोषणा करते हैं उनमें से कोई एक भी आज तक पूरी हुई है? आप दूर मत जाओ, मैं आपको सिरसा का मेडिकल कॉलेज का बता देता हूँ। पिछले 2 साल से लगातार घोषणा हो रही है, आज तक जमीन एक्वायर नहीं हुई उसकी। अरे ये अखबारों में बयान देते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, अखबार की खबर बनाते हैं कि हमने आदेश दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी बना करके कंप्लीट कर दिया जाए। जिसकी जमीन एक्वायर नहीं है ये वहां बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, बताओ इससे ज्यादा दिवालिया पिटेगा इनका? अभी उसकी शुरुआत है, अभी तो शुरुआत ही है ना। अब उन्होंने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी की अब तक एक मीटिंग हुई है, आगे और जो मीटिंग होगी उसके बाद रिजल्ट सामने आएंगे। किसको ना तो हमें अब तक बुलाया और ना हम बिना बुलाए उस संगठन में जाकर के शामिल होते हैं। हमने उसकी शुरुआत करी थी और हमारी की शुरुआत से इंडिया बढ़ा है, ये बात कोई नेता नहीं नकार सकता, एक भी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले साल 25 सितंबर को इसकी शुरुआत करी थी और उन्हीं की बदौलत आज ये संगठन खड़ा हुआ है। धन्यवाद आपका। चाय पिलाता हूँ, आओ आपको सबको। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अभय चौटाला ने फसल मुआवजे का मुद्दा उठाया और प्रेस वार्ता में मुआवजा ना मिलने से लोग परेशान हैं। अभय चौटाला की ओर से ये तमाम बयान सामने आए और उन्होंने कहा कि सूंडी से काफ़ी फसल खराब हुई है और सरकार को स्पेशल गिरदावरी करानी चाहिए। तो अभय चौटाला की ओर से ये मुद्दा उठाया गया फसल खराब होने का। और आपको बता दें इसी के साथ तमाम बयान अभय चौटाला की ओर से दिए गए हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अभय चौटाला का निशाना साधते हुए नजर आया और बीजेपी के लिए काम करते हैं हुड्डा। तो अभय चौटाला की ओर से ये बयान भी सामने आया और राष्ट्रीय पार्टियों को लेकर अभय ने कई सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए हैं और आज क्षेत्रीय पार्टियों को दबाया जा रहा है। और अभय चौटाला की ओर से भी कहा गया कि क्षेत्रीय दल एक हों तो राष्ट्रीय दलों को हरा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अभय चौटाला ने निशाना साधा। और अभी आप अजय चौटाला को प्रेस वार्ता में देख रहे थे और तमाम बयान इस दौरान उनकी ओर से दिए गए और राष्ट्रीय पार्टियों को लेकर अभय चौटाला की ओर से कई सवाल उठाए गए और उन्होंने कहा कि आज क्षेत्रीय पार्टियों को दबाया जा रहा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सम्मान दिवस की रैली से पूरे देश में एक मैसेज गया है और प्रदेश के अंदर हम परिवर्तन करेंगे। तो अभय चौटाला की ओर से तमाम बयान सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और बीजेपी के लिए काम करते हैं हुड्डा। तो आप अभय चौटाला को इस समय सुन रहे थे जहां पर राष्ट्रीय पार्टियों को लेकर अभय चौटाला की ओर से कई सवाल उठाए गए। पंजाब के